ओके, तो ये आगे का टॉपिक है इसमें, जो कि सेल वॉल सेकेंड पॉइंट है, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है, सेल वॉल प्रेजेंट होगी, कुछ में सेल वॉल पाई जाएगी, और वो सेल वॉल बैक्टीरियल सेलुलोज की बनी होगी। आप लोग यहाँ पर नोट कर लें, इसी के बाजू में यहीं पे बैक्टीरियल सेलुलोज, यानी ये बैक्टीरिया का सेलुलोज है। वैसे प्लांट सेल में अगर सेल होती है, सेल वॉल, तो वो सेलुलोज की होती है, लेकिन ये थोड़ा बैक्टीरियल सेलुलोज थोड़ा सा अलग होता है। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साइटोप्लाज्म जो है, अंदर का जो लिक्विड होता है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे, और वो पूरा लिक्विड क्या होता है, ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब उसमें दानेदार स्ट्रक्चर होते हैं। आपको यहाँ पर छोटे छोटे से ग्रेन्स दिख रहे हैं। विस्कस मतलब फ्लूइड, कोलाइडियल मतलब जिसमें चीजें मिक्स होती हैं प्रॉपर से, और नेचर कंटेनिंग जिसमें जो है 70 से 85% वाटर पाया जाता है। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल में भी पढ़ाया जाएगा जब आपको मैं सेल पढ़ाऊंगा, तो इसलिए अभी मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ उसके बारे में। अच्छा, मेन पॉइंट क्या है, इन सम बैक्टीरिया स्लाइम लेयर और कैप्सूल, आउटर लेयर जो है उसको कैप्सूल भी कह सकते हैं, प्रेजेंट एट देयर सेल सरफेस, दीज आर सेक्रेटेड बाय द बैक्टीरियल सेल, यानी अंदर से ही वो चीज बाहर की तरफ निकाली जाती है। क्यों? क्योंकि वो आसानी से फ्लोट कर सके। व्हेन द सेक्रेटेड मटेरियल इज डिफ्यूज्ड, यानी कि वो बाहर जब निकलता है तो स्लाइम लेयर बना लेता है। जैसे हम अपना सलाइवा निकालते हैं ना, उसी तरीके से ये भी अपने ऊपर एक लेयर को बना लेता है। बट व्हेन द मटेरियल इज कॉम्पैक्ट इज कॉल्ड कैप्सूल। देखो ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, मैं इस पे स्टार लगाऊंगा, ये रेगुलर से थोड़ा सा अलग जा रहा है टॉपिक आपका, मतलब ये टॉपिक एक स्टार वाला है, यानी ये रेगुलर सिलेबस का नहीं है। तो आप, मैं इसको समझा रहा हूँ, ध्यान समझना। व्हेन द सेक्रेटेड मटेरियल डिफ्यूज्ड, यानी ऐसे मतलब जैसे बह रहा होगा, पतला पतला होगा, तो वो स्लाइम जैसा होगा, जो हम लोग खेलते हैं जैसे स्लाइम बच्चे लोग खेलते नहीं, वैसा स्लाइम टाइप का। और जब वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सूख जाएगा वो, तो वो क्या कहलाएगा, मतलब सूखेगा नहीं, मतलब हाँ ये कि वो काफी हार्ड हो जाएगा, तो कैप्सूल के जैसा लेयर बना लेगा उसके ऊपर। डिजीज अच्छा, ये क्यों होता है? प्रोटेक्शन के लिए, याद रखना, प्रोटेक्शन के लिए, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। इसके बाद अगला पॉइंट है कि डिजीज प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आर ऑफ एनकैप्सुलेटेड, यानी जो मोस्टली जो डिजीज फैलाते हैं बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं, उनके ऊपर कैप्सूल पाई जाती है। रिप्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बच्चों ने पूछा था कि बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, मतलब नए बैक्टीरिया कैसे बनते हैं, तो उस प्रोसेस को बाइनरी फिजन कहते हैं। जब एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया बनाता है तो लगभग 10 से 40 मिनट लगता है, याद रखिएगा, एक से दो बैक्टीरिया बनने में। अच्छा, इसके बाद ई कोलाई जैसा कुछ बैक्टीरिया है जो कि 20 मिनट में ही बन जाता है, डबल हो जाता है। तो होगा क्या, वो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मतलब ये इतना ही पढ़ना काफी है, स्कूल सिलेबस के लिए इतना ही पढ़ना काफी है कि बाइनरी फिजन होता है और इतना टाइम लगता है। ये हो गया स्कूल सिलेबस। अब सुनो एडवांस लेवल क्या है। मान लो एक ये बैक्टीरिया है, उसके अंदर का ये जो जेनेटिक मटेरियल है, तो पहले अंदर का जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होगा, जो अंदर वाला है, और फिर बाहर वाला डिवाइड होगा। तो वो कुछ इस तरीके से कंडीशन होगी उसमें, ये थोड़ा इलोंगेटेड हो जाएगी सेल। जेनेटिक मटेरियल ऐसे दो भागों में डिवाइड होगा पहले अंदर से, और वो सेल के अंदर ऐसे दो हिस्सों में बढ़ जाएगा अंदर ही, आधा इधर आ जाएगा और आधा इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, ये बाहर से ये यहाँ से एक नॉच क्रिएट होगी, और इसकी बदौलत ये सेल जो है इधर और इधर दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। इक्वल, एकदम इक्वल दो हिस्से होंगे। अब यहाँ पर इसको बाइनरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है बाइनरी कोड्स वगैरह, जैसा 1 से 1 से 2, 2 से 4, यानी 2 के मल्टीप्लाई में, इसलिए इसको हम लोग बाइनरी फिजन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल है ये। पहला डिवीजन होता है न्यूक्लियस के, जेनेटिक मटेरियल का न्यूक्लियस तो नहीं है पर जेनेटिक मटेरियल डिवाइड होता है, याद रखना इस बात को। बाइनरी फिजन फर्स्ट टेक प्लेस बाय द डिवीजन ऑफ द न्यूक्लिक मटेरियल, सेकंड द साइटोप्लाज्म। ये दो इवेंट होती हैं इन चीजों के लिए। देखिए ये 5th पॉइंट और ये 6th पॉइंट दोनों लिखना ही लिखना है आपको। ये 7th पॉइंट नहीं लिखना है, ये सिर्फ आपको यहीं पे समझना है, बस इतना ही रखना है। इसके बाद ये हेडिंग डालनी है रिप्रोडक्शन वाली। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस जनरली बाय द बाइनरी फिजन, डिवाइड इनटू 2 एंड सो ऑन।
द रेट ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेरी हाई अंडर फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन मतलब जब सब कुछ उनके लायक हो, जैसे वाटर, एयर, टेम्परेचर, वो सब कुछ, ये सब लिखा हुआ है, पीएच वगैरह वो सब आपको और बताया जाएगा। ये 40 मिनट तक, यहाँ तक आपको लिखना है। अब इसमें कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना, केवल बस उतना ही काफी है। जैसे कि सूडोमोनास जो है 9 मिनट में डिवाइड हो जाता है, ई कोलाई 20 मिनट में डिवाइड होता है, तो बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना। मतलब आपका मन हो तो लिखो एग्जाम्पल, वरना वो भी मत लिखो, लेकिन मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ बाइनरी फिजन तक लिख देना है, उतना ही काफी है। अब मेन टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मेन टॉपिक तो अब स्टार्ट हो रहा है कि हार्मफुल बैक्टीरिया और यूजफुल बैक्टीरिया। ये आपको यहाँ तो दिया गया है, ऐसे दिया जा रहा है, आपको इसको प्रिसाइज करके लिखना है, ज्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाए, आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाए, तो एक फ्लो चार्ट बनाइएगा जिसमें बैक्टीरियल डिजीज, वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, प्रोटोजोन्स डिजीज, ऐसे पूरी डिजीज एक साथ लिखिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा, आपको हमेशा याद रहेगा। वो सारे बच्चे ऐसा करते हैं तो आप भी करिएगा, क्योंकि वो बहुत अच्छा तरीका है याद करने का, एक ही जगह पे। तो हार्मफुल बैक्टीरिया अभी यहीं पे पढ़ लेते हैं और यही लिख भी लेंगे, लेकिन लास्ट में वो हम लोग जरूर करेंगे, एक फ्लो चार्ट जरूर बनाएंगे। बैक्टीरिया कॉजेज डिजीज इन एनी एनिमल डिजीज पहले बताया जा रहा है। जैसे कॉमन डिजीज है कोलेरा, डिप्थीरिया, निमोनिया, टिटनेस, ट्यूबरकुलोसिस। अदर बैक्टीरिया डिजीज प्लांट्स जैसे कि ब्लैक रॉट, कैबेज, कैबेज में जो है ब्लैक ब्लैक से डॉट्स पड़ने लगते हैं। फायर ब्लाइट ऑफ पियर, मतलब जो पियर है ना उसमें रेड रेड से जो है स्पॉट पड़ने लगते हैं, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। फूड स्पॉइल हो जाते हैं, बहुत सारे ऐसी हैं। और अगर हम लोग बहुत दिनों तक डब्बा बंद खाना हुआ खाएंगे ना, ऐसे जो पेस्टिसाइड्स, सॉरी, फूड प्रिजर्वेटिव इसीलिए बैक्टीरिया उसमें डाले जाते हैं फूड आइटम में, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया अटैक ना करे। पर अगर हमने मान लो इन द केस हमने ऐसे फूड खा लिए, डब्बा बंद फूड जो बहुत दिनों से रखे हुए हैं, जैसे चीज हो गया या कुछ ऐसे सामान हैं जो हम लोग जैसे मैंगो मैंगो जूस हो गया, कुछ लोग संभाल के रखते हैं, या कुछ ऐसा सामान जो बहुत दिनों से रखा हुआ है, तो हमें बॉटुलिज्म नाम की डिजीज हो जाती है। डेंजरस डिजीज है जो कि पॉइजन प्रोड्यूस हो जाता है एनारोब्स बैक्टीरिया में। कैंड फूड, कैन मतलब जिसमें डब्बा बंद, याद रखना ये बहुत ही हार्मफुल डिजीज है। बाहर के कंट्री में ये बहुत ज्यादा फैलती है, क्योंकि वो लोग ज्यादातर बाहर का ही फूड खाते हैं, यानी डब्बा बंद फूड ही खाते हैं। अनदर बैक्टीरियम साल्मोनेला जो है टाइफाइड वगैरह फैलाता है। ये साल्मोनेला टाइफी जो है टाइफाइड फैलाता है, पर यहाँ पे कुछ और भी है। फाउंड इन कंटेमिनेटेड मीट एंड एग्स, कॉजेस सीवियर डाइजेस्टिव डिजीज। यस, करेक्ट है। बैक्टीरिया ऑल्सो स्पॉइल मिल्क if it is not boiled during summer. It become necessary to warm the milk, वरना वो फट जाएगा दूध। तो ये तो रहा आपका। ओके, मैं 1 मिनट के लिए आपको यहाँ पे रोकूंगा। ओके, तो मैंने जो आपको बैक्टीरिया की डिजीज के बारे में बताया, अब यूजफुल बैक्टीरिया के बारे में बताऊंगा। मैं लास्ट में आपको एक और फ्लो चार्ट बनवाऊंगा जिसमें सारे बैक्टीरिया के नाम एक साथ कराऊंगा। अभी आप फिलहाल ये याद रखना, नाम याद रखना डिजीजेस के, ये लिखना है आपको, याद रखिएगा, ये लिखना है आपको पूरा का पूरा यहाँ तक कि क्या क्या होता है डिजीज। और याद रखिएगा डिजीजेस को अंडरलाइन करिएगा, हाईलाइट करिएगा कि कौन सी डिजीज जो है बैक्टीरिया से हो रही है प्लांट्स में, और कौन सी डिजीज हो रही है एनिमल्स में। ठीक है ना। इसके बाद बैक्टीरिया का यूज क्या है। देखिए, कहा जाता है ना जैसे लोहा लोहे को काटता है, उसी प्रकार से बैक्टीरिया बैक्टीरिया को मारता है। अब वो कैसे मारेगा, मैं आपको पहले उसकी मैकेनिज्म समझा देता हूँ। क्लास 9th में पढ़ाया गया है ये कि एंटीबायोटिक्स हमारे ऊपर एक्शन कैसे करती हैं। पहले मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, अभी मान लीजिए ये लेफ्ट कॉर्नर पे देखिए, ये एक बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया की जो आउटर लेयर है, इस लेयर को हम सेल वॉल बुलाते हैं, और उसके अंदर होता है उसका जेनेटिक मटेरियल। ये सब है उसके अंदर, सामान भरा हुआ है साइटोप्लाज्म में उसके। तो ऊपर है इसके सेल वॉल, ये आप याद रखिएगा, और इसी सेल वॉल की वजह से ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखता है। अब हमारी बॉडी में जब ये एंटर करता है, तो ये सेल वॉल की वजह से हमारी बॉडी में प्रोटेक्टेड हो जाता है, बच जाएगा, नहीं मरता है। तो अब हम क्या करते हैं कि एंटीबायोटिक दवाइयां लेते हैं। तो एंटीबायोटिक दवाई क्या करेगी, वो जब इसके साथ कांटेक्ट में आएगी, तो इसके जैसे ये जब बैक्टीरिया डिवाइड होता है, देखना बात को बहुत बढ़िया पॉइंट है, ध्यान से समझना। जब एक बैक्टीरिया डिवाइड होने वाला होता है, तो उसकी सेल वॉल निकल जाती है। ये मान लो नया बैक्टीरिया बना,
ये 2 बैक्टीरिया बन गए, डिवाइड हो गया हमारी बॉडी में जाके। तो इसकी सेल वॉल नहीं है इस समय पे, केवल सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर। हाँ, एक और बात सुन लो, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन भी होती है इसके अंदर। इसके अंदर सेल वॉल भी है और सेल मेम्ब्रेन भी है। तो ये ब्लू वाली सेल मेम्ब्रेन मैंने बना दी, ये सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, तो जब ये नया बैक्टीरिया बना हुआ है तो उसके पास सेल मेम्ब्रेन तो है, लेकिन सेल वॉल नहीं है उस टाइम पे। सेल वॉल अभी थोड़ी देर में बनेगी उसके ऊपर, क्योंकि वो अभी अभी डिवाइड होके हुआ है। तो वो अभी अभी धीरे धीरे अपनी सेल वॉल को मतलब वापस बनाएगा। पर जो हम दवा खाएंगे, एंटीबायोटिक जो हम लोग दवा खाएंगे, ये क्या करेगी, उसको सेल वॉल बनाने से रोक देगी, उसे सेल वॉल बनाने ही नहीं देगी। यानी ये उसके बायोलॉजिकल पाथवे को ब्लॉक कर देगी। ये बात 9th में बताई गई बेटा, ये अभी मैं अभी से बता रहा हूं आपको कि सेल वॉल, कोई भी पूछे ना कि बैक्टीरिया कैसे मर जाता है एंटीबायोटिक को खाने से, तो उसके सेल वॉल को ये ब्लॉक कर देगा बनने से। तो अभी क्या होगा, सेल वॉल ब्लॉक कर देने से नहीं मरेगा वो, हमारी जो WBCs हैं अब वो उसको पकड़ के खा पाएंगी। तो WBCs अब इसको कैप्चर कर लेंगी, अंदर कर लेंगी अपनी बॉडी के। अगर पहले इसके ऊपर सेल वॉल आ जाती, देखो अगर इसके ऊपर सेल वॉल आ जाती ऐसे और फिर इसको WBC अपने अंदर करता ना, तो ये कुछ ना हो पाता, फिर वो मर ही नहीं पाएगा। यानी मान लो प्रोटेक्टिव शेल बना लिया उसने अपने ऊपर, तो उसको कोई नहीं मार सकता है, उसके पहले ही उसको मार दिया जाए तो अच्छा रहेगा, प्रोटेक्टेड शेल बनने के पहले। तो ये था सिस्टम कैसे मारते हैं। अच्छा, एक और बात, एक और बढ़िया क्वेश्चन है, 9th में बच्चों से पूछा जाता है, मैं अभी 8th में बता रहा हूँ आपको। एंटीबायोटिक दवाइयां हमारी बॉडी को नुकसान क्यों नहीं पहुंचाती हैं? जब वो बैक्टीरिया को मार सकती हैं तो हमारी बॉडी को क्यों नहीं नुकसान पहुंचाती हैं? उसका आंसर ये होगा, हमारी बॉडी में सेल वॉल पाई ही नहीं जाती है, एनिमल सेल के ऊपर सेल वॉल होती ही नहीं है। तो एंटीबायोटिक्स का जो असर है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया के ही ऊपर होगा, एनिमल सेल के ऊपर नहीं होगा। क्योंकि एनिमल सेल, एंटीबायोटिक का एक ही काम है बेटा, सेल वॉल को बनने से रोक देना। तो ये अच्छे तरीके से मैंने समझा दिया है, ये इस वीडियो लेक्चर में रिकॉर्ड भी हो गया है। आप ये मांगेंगे तो मैं आपको बाद में भेज भी दूंगा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। एंटीबायोटिक के नाम बहुत सारे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, देखो ये बैक्टीरिया का भी नाम है, और उसी बैक्टीरिया की, देखो जिसके लास्ट में सिन लिखा हो, सिन, वो एंटीबायोटिक होती है, याद रखना। जिनके लास्ट में सिन लिखा होता है वो एंटीबायोटिक दवाइयां होती हैं, ये आप लोग याद रखना। तो एरोमाइसिन, क्लोरोमाइसिन, ये सब बहुत सारी दवाइयां हैं, एंटीबायोटिक हैं, और इनसे बैक्टीरिया को हम मारते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इसका यूज बहुत ज्यादा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह, नाइट्रोजन साइकिल वगैरह आप जानते हैं। राइजोबियम बैक्टीरिया है, और ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये सब जो हैं बैक्टीरिया, जैसे पहला क्या लिखा है, डिकेइंग ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो डेड और डिके ऑर्गेनिक सब्सटेंस को डिके करते हैं, रिसाइकलिंग के काम आता है, अच्छी बात है, कंपोस्ट बनाने के काम आता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के काम आता है। नाइट्रिफिकेशन, द प्रोटीन कन्फर्ड इन द डेड बॉडीज, यानी जो भी प्रोटीन डेड बॉडीज में पाया जाता है, प्लांट्स के पार्ट्स में पाया जाता है, उसको वापस ब्रेक करके मिट्टी में डाल देने को यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अमोनिफिकेशन। अमोनिया निकलेगी, ये नाइट्रोजन साइकिल में आपको पढ़ाया गया होगा कि अमोनिया जब निकलती है तो अमोनिया को मिक्स करा दिया था सॉइल में। तो इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जैसे नाइट्रोसोमोनास एक बैक्टीरिया का ग्रुप है, याद रखिएगा। इसके बाद राइजोबियम यहाँ पे आएगा नेक्स्ट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप रखता है ये कुछ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ में। एजेटोबैक्टर भी है, क्लॉस्ट्रिडियम भी है, ये भी मतलब कि बैक्टीरिया है। सॉइल बैक्टीरिया जैसे ऊपर पाए जाते हैं, ये सरफेस में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया डायरेक्ट सरफेस में पाए जाते हैं। और एंड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, यानी 2 प्रकार के बैक्टीरिया हैं जो नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं। एक बैक्टीरिया जो पौधे के, प्लांट्स के रूट के साथ पाया जाता है, उसको बोलते हैं राइजोबियम। और एक डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर पाया जाता है, ऐसे ही मिट्टी के ऊपर पाया जाएगा, जो सीधे नाइट्रोजन को खींच लेगा हवा से और मिट्टी में मिला देगा, उसका नाम है एजेटोबैक्टर या क्लॉस्ट्रिडियम। याद रखना इस बात को। ये सॉइल बैक्टीरिया यहाँ लिखा हुआ है, देखो ध्यान से पढ़ो, सॉइल बैक्टीरिया। तो ये हो गया है ना। तो इसके हिसाब से हमें बहुत फायदा पहुंचाया एग्रीकल्चर में इसने, बहुत ही अच्छा है ये। इसके बाद इंडस्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में बहुत नाम सुना है आपने इसका, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस से बहुत जबरदस्त इंडस्ट्रीज चल रही, जैसे मिल्क इंडस्ट्रीज जो है, कर्ड बनाना, चीज बनाना,
ये सब हो गया। इसके बाद एसिड बनाना, लैक्टिक एसिड, और एक और भी बहुत ही जरूरी चीज है, आप जानते होंगे इसको। ये तो लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए तो मतलब कुछ कहना ही नहीं। तो खैर यहाँ पर जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो इंडस्ट्रियल मेथड में। अच्छा, इससे बहुत ज्यादा काम की भी चीजें बनती हैं, जैसे लैक्टिक एसिड बनता है, एसीटोन बनता है, अल्कोहल बनता है, और भी ये सब काफी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हैं, बहुत सारे कामों में ये इस्तेमाल में आते हैं। तो ये करा लेने के बाद मेरा बैक्टीरिया नाम का जो टॉपिक है ये खत्म हो गया। और अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछिए। देखिए, अगला टॉपिक हमारा है फंगाई। फंगाई यानी कि जो हम जानते हैं फंगस है, मशरूम, बड़े फंगस को मशरूम कहते हैं, छोटे जैसे ईस्ट है। इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, यूनिसेलुलर, जैसे ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर, मोल्ड्स, मोल्ड्स हो गए, मशरूम हो गए, ये सब मल्टी सेलुलर हैं। अच्छा ठीक है। इसके बाद फंगस के बारे में क्या है, क्या ये प्लांट है या एनिमल है? नहीं, ये ना ही प्लांट है ना ही एनिमल है। बहुत पहले इसको प्लांट कैटेगरी में रखा जाता था, बहुत पहले, मतलब कि जो आपको नाइन्थ में पढ़ाया जाएगा डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसको प्लांट ग्रुप के अंदर रखा था, लेकिन बाद में इसको प्लांट ग्रुप से निकाल के बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, और ये अपना खाना नहीं बना पाते। सेल वॉल होती है इनके पास में, ये बात याद रखिएगा। इनको क्यों प्लांट्स के साथ रखा गया था, इसी वजह से रखा गया था, क्योंकि इनके पास सेल वॉल होती है। लेकिन इनके पास केवल सेल वॉल होने से प्लांट्स में थोड़ी ना जा सकते हैं ये, इन्हें और भी क्राइटेरिया पूरे करने पड़ेंगे प्लांट बनने के लिए। तो इस वजह से इनको उठा के हटा दिया गया, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं। सेल वॉल होने से ही कोई थोड़ी ना प्लांट कहलाएगा। ओके। अच्छा, स्ट्रक्चर क्या होता है इनका? बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है यहाँ पे। इनको अगर हम देखते हैं, अगर हम एक फंगस को, जैसे कि यूनिसेलुलर में तो खैर ये नहीं होगा, पर हाँ मल्टी सेलुलर के अंदर ये पाया जाएगा, जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। यूनिसेलुलर तो एक ही सेल का पाया जाता है, जैसे कि ईस्ट है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर तो मतलब अगर देखा जाए तो एक सिंपल स्ट्रक्चर उसका ईस्ट का बना लिया जाए। ये एक, मान लो एक ईस्ट है, ये इसकी आउटर सेल वॉल होती है, इसके अंदर बाकी सारी चीजें पाई जाती हैं, न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये यूकैरियोटिक सेल है, याद रखिएगा, ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इसमें न्यूक्लियस भी होगा, सब कुछ होगा इसके पास में, और ये एक परफेक्ट सेल है। तो ये बात आप याद रखना, ईस्ट हो गया, यूनिसेलुलर है। इसके बाद जो है अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करेंगे, यानी कि बड़े बड़े जो मशरूम वगैरह जो आप देखते हैं, तो जब हम उनकी बॉडी को डिटेल में देखेंगे, यानी कि इसको जब हम बहुत ज्यादा अंदर तक देखेंगे डिटेल में स्ट्रक्चर, तो हमको ऐसे नेटवर्क दिखेगा, नेटवर्क। अब वो नेटवर्क कैसा दिखता है मैं आपको दिखाता हूँ, एक ही मिनट रुकिएगा। देखिए, ये फंगस को सेप्रोट्रॉप्स भी कहते हैं, सेप्रोफाइटिक प्लांट्स भी कहते हैं। प्लांट नहीं कहते, मतलब एक बोलते हैं ऐसा केवल। तो इनकी जो ऊपर बॉडी होती है उसको फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं, नीचे माइसीलियम होते हैं। देखिए यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से हाइफी दिख रहे हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। और मैं इसी लेक्चर यहीं से मतलब कि ये आपको दिखा रहा हूँ। और